गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में हम डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्राइवेट कंपनी का मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिविलेजेस एंड एग्जम्पशंस के बारे में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो प्राइवेट कंपनी है और पब्लिक कंपनी है का जो हम डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं, इसे एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स के लिए और 20 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर आप जब डिफरेंस समझेंगे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच, तो आपको जो प्राइवेट कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स है वह भी रिवाइज हो जाएगा और जो प्रिविलेजेस या एग्जम्पशंस, जो प्राइवेट कंपनी को विशेषाधिकार या जो छूट प्रदान की गई है वह भी दोबारा आपको रिवाइज हो जाएगी। तो आइए आज इस वीडियो क्लास की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी में अंतर क्या है। अब देखिए, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी के में जो अंतर है या डिफरेंस है, उसको समझने के लिए हमने यहाँ पर 3 कॉलम बनाए हैं। फर्स्ट कॉलम में हमने लिखा है बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन या बेसिस ऑफ डिफरेंस, यानी अंतर का आधार क्या है। उसके बाद हमने प्राइवेट कंपनी के बारे में, और फिर जो लास्ट कॉलम है उसमें हम पब्लिक कंपनी के बारे में समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो क्लास की और देखते हैं क्या डिफरेंस है प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। ठीक है, जनरल डिफरेंस उसके बारे में आप सबको पता है कि जो पब्लिक कंपनी है उसमें जो आप मेंबर के आधार पर डिफरेंस कर सकते हैं, आप उसमें शेयर ट्रांसफ़र के आधार पर डिफरेंस कर सकते हैं। बट ये कुछ लिमिटेड जो डिफरेंस है हमें डिटेल से समझना है, ताकि जब एग्जाम में 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका हम आंसर है वो अटेम्प्ट कर सकें। तो देखिए, फर्स्ट है मिनिमम मेंबर्स और सब्सक्राइबर्स, यानी जो न्यूनतम सदस्य या जो अभिदाता है, सब्सक्राइबर्स, जो कंपनी के चार्टर डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब करते हैं, उस पर साइन करते हैं, तो न्यूनतम सदस्य संख्या या मेंबर्स कितने होने चाहिए। ठीक है, उसके बेसिस पे क्या डिफरेंस है ये समझते हैं। देखिए, जहां तक हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी में, तो एटलीस्ट 2 मेंबर्स, एटलीस्ट 2 members और सब्सक्राइबर्स। ध्यान से समझना, यहाँ पर हमने ओपीसी 1 पर्सन कंपनी जो कि भी एक प्राइवेट कंपनी है, उसके अंदर एक सिंगल मेंबर जो है सब्सक्राइब कर सकता है डॉक्यूमेंट, मैक्सिमम भी सिंगल पर्सन। बट यदि हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी का, तो उसमें एटलीस्ट देयर शुड बी 2 मेंबर्स। ठीक है, और मिनिमम 2 सब्सक्राइबर्स शुड बी देयर टू साइन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी के बारे में कि पब्लिक कंपनी के अंदर जो है मिनिमम मेंबर्स और सब्सक्राइबर्स क्या है। ये भी आपको शायद पता है, लेकिन फिर भी बता देता हूं। मिनिमम 7 मेंबर्स और सब्सक्राइबर्स। ठीक है, न्यूनतम 7 सदस्य मेंबर, या फिर जो कंपनी के जो का मेमोरेंडम है या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उस पर साइन करने के लिए कम से कम 7 मेंबर पब्लिक कंपनी में होने जरूरी है। प्राइवेट में 2 है। नेक्स्ट है मैक्सिमम मेंबर्स,
अब इसमें मैक्सिमम 200, राइट। एंड जब हम बात करते हैं ओपीसी 1 पर्सन कंपनी, तो उसके अंदर मैक्सिमम भी 1 हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर मैक्सिमम 200 और यहाँ पर मैक्सिमम जो नंबर है वो अनलिमिटेड, यानी असीमित। मैक्सिमम मेंबर्स का पब्लिक कंपनी के अंदर कोई सीमा नहीं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल्स। यानी अंतर्नियम। आर्टिकल्स क्या होते हैं इसके बारे में वैसे हम डिटेल से एक नया चैप्टर पढ़ेंगे कंपनी लॉ में, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन है इसका दे देता हूँ कि आर्टिकल्स एक प्रकार से कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो नियम है, नियमावली, उसी को हम आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। कंपनी का मैनेजमेंट कैसे होगा, कंपनी में मैनेजर का अपॉइंटमेंट कैसे है, रेम्यूनरेशन कितना है, उसको क्या फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है ना, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किस तरीके से ऑर्डर पास करने हैं, इंटरनल ऑडिट किस प्रकार से होगी। तो इन सब के बारे में जो नियम है वो किसमें दिए जाते हैं, आर्टिकल्स में, यानी अंतर नियमों में, ठीक है। तो उन अंतर नियमों के आधार पर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस क्या है ये भी समझते हैं। तो देखिए मैं आपको शॉर्ट में लिख देता हूँ। एवरी प्राइवेट कंपनी हैज टू प्रिपेयर its own articles of association, may prepare its article of association or adopt the model given in table F2J। अब देखिए इसको ध्यान से समझना है आपको। जो प्राइवेट कंपनी की हम बात कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी को अपना खुद का नियमावली या जो अंतर नियम है, आर्टिकल्स है, वह प्रिपेयर करना पड़ता है। प्राइवेट कंपनी के लिए किसी प्रकार का जो मॉडल प्रारूप है या जो आर्टिकल्स है वह अवेलेबल नहीं है। जैसी प्राइवेट कंपनी की ज़रूरत है और जो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर जो गाइडलाइंस दी गई है, उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपना स्वयं का जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या पार्षद अंतर नियम, वह प्रिपेयर करना प्राइवेट कंपनी के लिए ज़रूरी है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी का। तो पब्लिक कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी में प्रिपेयर इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी पब्लिक कंपनी भी कर सकती है अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तैयार, या फिर उसके पास एक ऑप्शन है अडॉप्ट द मॉडल गिवन इन टेबल F2J। जो टेबल दी गई है कंपनीज एक्ट में, टेबल फ्रॉम F2J, ठीक है ना, उन टेबल में जो प्रारूप दिए गए हैं आर्टिकल्स के, तो जिस भी प्रकार की पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड गारंटी बोथ, ठीक है ना, तो इसमें अनलिमिटेड कंपनी, इस प्रकार की जो कंपनीज होती हैं उनमें अलग अलग उनकी नीड के अकॉर्डिंग जो टेबल बनी हुई है, पब्लिक कंपनी चाहे तो उन टेबल में से
कोई फॉर्मेट अपने आर्टिकल के रूप में चूज कर सकती है या खुद का फ्रेश आर्टिकल्स बना सकती है। तो ये दोनों में अंतर है। बट प्राइवेट कंपनी को तो अपना खुद का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो तैयार करना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोविजन फॉर enrichment of articles। Provision for enrichment of articles with the consent of all its members। by special resolution अब देखिए इसको हमें समझना है इस पॉइंट को कि प्रोविजन फॉर इंट्रेचमेंट ऑफ आर्टिकल। इंट्रेचमेंट ऑफ आर्टिकल का मतलब क्या है कि जो आर्टिकल है उसमें परिवर्तन की प्रक्रिया क्या रहेगी, क्या उसमें परिवर्तन संभव है, किस प्रकार से परिवर्तन किया जाएगा। तो देखिए प्राइवेट कंपनी है, आर्टिकल में परिवर्तन के संबंध में जो भी जैसे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन जो डेवलप करने हैं, फ्रेम करने हैं, यानी जो कठोर नियम बनाने हैं अंतर नियमों में परिवर्तन के लिए, तो वो कैसे बना सकते हैं। अपने सभी सदस्यों की सहमति से प्राइवेट कंपनी अंतर नियमों में परिवर्तन के संबंध में कठोर नियम बना सकती है। यानी ए प्राइवेट कंपनी में फ्रेम द स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर अल्टरेशन और अमेंडमेंट इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बाय द कंसेंट ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स। ठीक है ना, ये प्राइवेट कंपनी के पास जो है फैसिलिटी है कि आप प्राइवेट कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो है परिवर्तन के लिए जो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है वह सभी सदस्यों की सहमति से बना सकती है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी को सभी सदस्यों से जो है कंसेंट लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक विशेष प्रस्ताव पारित करके, यानी जो कंपनी है, कंपनी में क्या होता है, एक तो जनरल मेजॉरिटी होती है, एक स्पेशल मेजॉरिटी होती है। तो स्पेशल मेजॉरिटी आधार पर या विशेष प्रस्ताव पारित करके जो पब्लिक कंपनी है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के में जो परिवर्तन है या अमेंडमेंट है, अल्टरेशन है, उसके संबंध में जो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं। ठीक है, यानी कोई भी नियम है आर्टिकल के अंदर तो उसमें परिवर्तन किस प्रकार से होगा, तो उसके लिए भी एक नियम होने चाहिए। ठीक है ना, देखिए जो कंपनी है उसका कोई कार्यकाल है सीमित नहीं होता, एक प्रकार से इन्फिनाइट टाइम के लिए जो है उसे अपना बिजनेस करना पड़ता है, और जो है कंपनी रन की जाती है इन्फिनाइट टाइम के लिए। तो उस ड्यूरेशन में जो कंपनी का रिक्वायरमेंट है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट का रिक्वायरमेंट है वो बदलता रहता है। तो उस बदलते हुए सिनेरियो के अकॉर्डिंग कंपनी को भी अपने जो है आर्टिकल्स के अंदर परिवर्तन करने पड़ते हैं। तो उन परिवर्तन की प्रक्रिया आसान होगी, मुश्किल होगी, किस प्रकार से होगी,
इन सब के बारे में जो नियम बनाने के संबंध में ये जो पॉइंट हमने पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेजिंग ऑफ कैपिटल। रेजिंग ऑफ कैपिटल। अब ये देखिए, ये पॉइंट क्या है, ये बताता है कि किस प्रकार से प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी अपनी जरूरतों के लिए जो कैपिटल रेज कर सकती है, फंड की व्यवस्था कर सकती है, ठीक है। तो इसमें हम देखिए प्राइवेट कंपनी के संबंध में बाय मीन्स ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर by issue of prospectus or private placement offer letter। ठीक, अब देखिए जो हम बात कर रहे हैं कि फंड रेज करने की, अपने लिए जो रिसोर्सेज जुटाने के संबंध में प्राइवेट कंपनी केवल प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर के माध्यम से फंड की व्यवस्था कर सकती है। जनरली प्राइवेट कंपनी अपने सदस्यों से या उनके जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से जो है फंड अरेंज कर सकती है या व्यवस्था कर सकती है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी के पास भी ये ऑप्शन है कि वो चाहे, उसके पास ज़्यादा ऑप्शन है। प्राइवेट प्लेसमेंट का तो ऑप्शन है ही, इसके अलावा पब्लिक कंपनी है, जनता को प्रोस्पेक्टस इश्यू कर सकती है पब्लिक को, ठीक है ना, आईपीओ लेके आ सकती है, एफपीओ लेके आ सकती है, ठीक है ना, और राइट इशू लेके आ सकती है। किसी प्रकार से प्राइवेट प्लेसमेंट है उसके माध्यम से, तो प्राइवेट कंपनी के पास फंड रेज करने का लिमिटेड जो है मीन्स है, रिसोर्सेज है, ऑप्शंस हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी के पास फंड रेज करने के जो है प्राइवेट कंपनी की तुलना में ज़्यादा संसाधन है, विकल्प है, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी केवल अपने रिलेटिव से या जो उनके रिलेटिव्स होंगे, मेंबर्स के फ्रेंड्स हैं, या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से को अपने जो है शेयर इशू करके जो फंड रेज कर सकती है। प्रोस्पेक्टस जो है प्राइवेट कंपनी जारी नहीं कर सकती, पब्लिक को आमंत्रित नहीं कर सकती है। और प्राइवेट कंपनी की पब्लिक कंपनी की हम बात करें तो पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से, अब प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में जो डिटेल से है वो हम जो सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें समझेंगे कि प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है, कंपनी शेयर इशू कैसे करती है, ठीक है ना, फंड रेज कैसे करती है, तो उसमें। और पब्लिक कंपनी की हम बात करें तो पब्लिक कंपनी के पास जो प्राइवेट वाला तो ऑप्शन रहता ही है, इसके अलावा पब्लिक को जो है प्रोस्पेक्टस इशू करके भी फंड की व्यवस्था कर सकती है। ओके, आप इन जो पॉइंट्स को आप नोट करें, उसके बाद हम जो नेक्स्ट डिफरेंस के लिए जो पॉइंट्स हैं उसको समझेंगे। अब हम बात करते हैं 6 नंबर पॉइंट का, मिनिमम
private company no need of minimum subscription. Need minimum subscription. अब समझते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले समझना है मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है। देखिए, जब किसी कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, मॉनेटरी रिसोर्सेज की, फंड की जरूरत होती है, तो कंपनी शेयर इश्यू करने के बाद जो है पैसे जुटाती है। अब देखिए, जो शेयर इश्यू करने का जो प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले कंपनी है जो पब्लिक को आमंत्रित करती है कि वो कंपनी से शेयर खरीदने के लिए आवेदन करे, और आवेदन करने के साथ ही जो एप्लीकेशन मनी है उसको भी जो है कंपनी के पास जमा करना है। अब उसके बाद जब कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में जो एप्लीकेशन आ जाते हैं कंपनी के सिक्योरिटीज या शेयर्स को परचेज करने के बाद, फिर उसके बाद जो कंपनी है कंपनीज एक्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए और शेयर इशू करती है, यानी शेयर का अलॉटमेंट करती है। पहले एप्लीकेशन मनी प्राप्त होगी, उसके बाद शेयर का अलॉटमेंट होगा। अब देखिए, अलॉटमेंट से पहले ये देखा जाता है कि क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ कंपनी को, या क्या जनता ने मिनिमम क्राइटेरिया को सब्सक्राइब किया है, क्या न्यूनतम एक क्राइटेरिया है, क्या उतने नंबर्स ऑफ शेयर्स को परचेज करने के लिए जो पब्लिक ने है वो अप्लाई किया है। तो पब्लिक कंपनी के केस में क्या है, अलॉटमेंट से पहले जो कंपनी चेक करेगी क्या उसे जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि जो टोटल शेयर इश्यू कर रहे हैं उसके 90% जो शेयर्स है उनको खरीदने के लिए जो लोगों ने क्या जो अप्लाई किया है। यदि 90% से कम जो शेयर्स को खरीदने के लिए जो है लोगों ने अप्लाई किया है, पब्लिक ने अप्लाई किया है, तो फिर पब्लिक कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती, और उसे जो भी एप्लीकेशन मनी मिली है वह उसको वापस लौटानी पड़ेगी अप्रोक्स विद इन 15 डेज के पीरियड के अंदर। और यदि 90% शेयर्स को खरीदने के लिए पब्लिक आवेदन कर देती है तो फिर उस केस में जो है पब्लिक कंपनी उन्हें शेयर अलॉटमेंट कर सकती है। जब हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी पर इस प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। प्राइवेट कंपनी पब्लिक को तो वैसे ही जो शेयर परचेज करने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकती, जो उसके मेंबर्स है उन्हीं से वो पैसा कलेक्ट कर सकती है या प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से। तो उस केस में यदि उसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त नहीं हुआ है तो तब भी वह अपने शेयर्स का अलॉटमेंट कर सकती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स transferable subject to the restrictions, subject to the restrictions imposed by its articles, imposed by its articles, right?
ट्रांसफरेबल। अब देखिए, जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की हम बात कर रहे हैं, तो प्राइवेट कंपनी में भी शेयर्स को ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, और पब्लिक कंपनी में भी शेयर्स को ट्रांसफर किया जाता है। तो फिर क्या डिफरेंस है? पब्लिक कंपनी में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को सेल कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति परचेज कर सकता है, और स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से यदि कंपनी लिस्टेड है तो ऐसा किया जा सकता है। परंतु जब हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी के शेयर भी ट्रांसफरेबल है, बट सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन ऑफ इट्स आर्टिकल्स। यानी जो प्राइवेट कंपनी के अंतर्नियम या जो आर्टिकल है उनकी सीमाओं के भीतर ही ट्रांसफर किया जा सकता है। सामान्यतः प्राइवेट कंपनी के जो शेयर हैं वो केवल अपने मेंबर्स को ही ट्रांसफर कर सकते हैं, या जो उनके म्यूचुअली मेंबर्स हैं या उनके अपने रिलेटिव हैं या जो भी क्लोज जो भी रिलेशन में है उन्हें ट्रांसफर किया जा सकता है, बट किसी अन्य पब्लिक को जो प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर नहीं किए जाते हैं। ठीक, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स cannot invite and accept public deposits। ठीक है, can invite and accept public deposits। अब इसको समझते हैं। देखिए, जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी की एक लिमिटेशन है कि वह पब्लिक को ना तो शेयर इशू कर सकती है, ना ही इनवाइट कर सकती है शेयर खरीदने के लिए, और ना ही पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, यानी जमाएं स्वीकार नहीं कर सकती है, ना ही जमाओं के लिए डिपॉजिट्स के लिए पब्लिक को इनवाइट कर सकती है। ये प्राइवेट कंपनी के पर लिमिटेशन है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी का, तो पब्लिक कंपनी पब्लिक को इनवाइट भी कर सकती है डिपॉजिट्स के लिए, और उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट भी कर सकती है। ठीक है, देखिए कई परिस्थितियां ऐसी होती है जब कंपनी शेयर इशू नहीं करना चाहती, और वो चाहती है कि जैसे जिस प्रकार से हम लोग बैंक में एफडी करवाते हैं फिक्स डिपॉजिट, उसी प्रकार से बहुत सारे लोग हैं जो कंपनी के जो कॉमर्शियल पेपर्स वगैरह खरीदते हैं और उसके आधार पर कंपनी के अंदर फिक्स डिपॉजिट है, उसको कॉमर्शियल डिपॉजिट्स या कॉमर्शियल फिक्स डिपॉजिट के या कॉरपोरेट फिक्स डिपॉजिट के नाम से भी जाना जाता है। तो पब्लिक कंपनी के पास ये ऑप्शन है कि पब्लिक से वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, जमाएं स्वीकार कर सकती है, और जमाओं के लिए उन्हें आमंत्रित भी कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट्स को हम समझेंगे। डायरेक्टर्स, अब डायरेक्टर्स या संचालकों के आधार पर क्या डिफरेंस है? एट लीस्ट 2 डायरेक्टर्स। ठीक है, एट लीस्ट 2 डायरेक्टर्स। दूसरी तरफ पब्लिक कंपनी की हम बात करें तो एट लीस्ट
प्राइवेट कंपनी के अंदर कम से कम 2 जो है डायरेक्टर्स होने चाहिए, संचालक होने चाहिए। यहाँ पर हम देखिए 1 पर्सन कंपनी को छोड़ रहे हैं, 1 कंपनी में सिंगल डायरेक्टर से काम चल जाएगा। बट प्राइवेट कंपनी है तो न्यूनतम 2 डायरेक्टर यानी मिनिमम 2 डायरेक्टर शुड बी इन बोर्ड, राइट। जब हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी, देन देयर शुड बी एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स इन बोर्ड, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। Need not retire by rotation at least 2/3 must 2/3 directors retire by rotation out of 1/3 in every एनुअल जनरल मीटिंग। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, समझना है। देखिए, जो रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, संचालकों की सेवानिवृत्ति के बारे में है, किस प्रकार से संचालक या डायरेक्टर रिटायर होते हैं उसके संबंध में। प्राइवेट कंपनी के अंदर रोटेशन के आधार पर, रोटेशन का मतलब क्या है कि एक जैसे डायरेक्टर है उनका एक समय के बाद रिटायरमेंट होना निश्चित है, तो प्राइवेट कंपनी में रोटेशन के आधार पर एक अंतराल के बाद के आधार पर डायरेक्टर्स का रिटायरमेंट या सेवानिवृत्त होना आवश्यक नहीं। परंतु जब हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी में, तो पब्लिक कंपनी के अंदर 2/3, ठीक है ना, 2/3 जितने भी डायरेक्टर हैं उसके 2/3 या 2/3 जो डायरेक्टर्स हैं वो रोटेशन के आधार पर रिटायर होते हैं, ठीक है। एक अंतराल के बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाता है। और 2/3 में से भी 1/3 यानी 1/3 डायरेक्टर प्रत्येक साल एनुअल जनरल मीटिंग में रिटायर होते हैं, यानी वार्षिक साधारण सभा AGM में 1/3 डायरेक्टर्स को रिटायर किया जाता है। ये नियम पब्लिक कंपनी के लिए है, प्राइवेट कंपनी पर लागू नहीं होता है। आज के इस वीडियो में हमने पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बीच 10 डिफरेंस जो है पढ़े हैं। अदर डिफरेंस को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।